आपका टर्निंग पॉइंट में। अक्सर हम लोग जब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्ड हम लोगों को पढ़ते समय ध्यान होगा, अलायंस। इसी टर्मोलॉजी को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके जो ये टर्मोलॉजी है इसका बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के बीच। ये जनरल चीज़ है, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं बोल रहा हूँ, और मिसकंसेप्शन मुझे भी थी तो मैंने किसी के द्वारा समझा, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ, और शेयर करने से मैंने जो समझा है वो भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी मेरे लिए। तो दोस्तों आज हम लोग अलायंस को समझेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अलायंस इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए ये समझिएगा कि ये देशों के बीच होता है। इसमें दो से अधिक देश भी हो सकते हैं, दो देश भी हो सकते हैं, दो से अधिक देश हो सकते हैं। अब दो से अधिक जितना हो जाए इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपने नाटो का नाम सुना होगा, जो 1949 में बनी। अमेरिका इसका मेन प्लेयर था। आज के समय में तो 32 कंट्री हो चुके हैं। तो जब आप नाटो पढ़ते हैं तो नाटो एक प्रकार का अलायंस है, ठीक है। तो आप एक चीज समझना है दोस्तों कि क्या कोई देश ऐसा उठा, इसको फोन लगाया कि चलो भाई आते हैं आज अलायंस करते हैं, ऐसा अलायंस नहीं होता है सर। इसकी प्रक्रिया होती है। मैंने क्यों बोला, इसके लिए मिसकंसेप्शन लोगों के बीच रहता है। मिसकंसेप्शन मुझे भी बहुत ज़्यादा थी, तो आज क्लियर हुई तो मैं समझा कि आपको भी जानना चाहिए। दोस्तों अलायंस दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है, लेकिन हमको जब समझना है अलायंस क्या है तो हम लोग दो ही देश को एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, दो या दो से अधिक देश भी हो सकते हैं। जैसे नाटो एक अलायंस है, तो उसमें आप देख लीजिए कि 32 कंट्री हैं। अब समझते हैं अलायंस होता क्या है। दो देश होंगे, मैं दो देशों के एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा। दो देश होंगे, मान लीजिए ए और बी है। ए और बी दोनों अलायंस करना चाहते हैं, तो अलायंस करेंगे। तो अलायंस करने का जो पहला स्टेप होता है भाई, वह होता है सर कि रिटेन फॉर्मर एग्रीमेंट। मैंने क्या बोला कि दो देश हैं ए और बी, और ए बैठा है और बोले कॉल करके बी को कि चलो आज हम लोग अलायंस करते हैं। अलायंस ऐसे नहीं होता है सर। अलायंस में जो पहला स्टेप है वो होता है रिटेन फॉर्मर एग्रीमेंट। मतलब आप कहीं बैठते हैं, आप रिटेन फॉर्मर एग्रीमेंट करते हैं। अलायंस का जो पहला क्राइटेरिया है सर, उसमें रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये फॉर्मल एग्रीमेंट क्या है सर? ये फॉर्मल एग्रीमेंट ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है, समझ में आएगा। रिटेन एग्रीमेंट होगा, ये स्टेप 1 है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा। अब एक चीज़ ये समझिए कि ये जो रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट है, या जो दो या दो से अधिक देश अलायंस के लिए जाएंगे, तो इसका कुछ तो कारण होगा ना कि अलायंस करेंगे, या किसी के साथ उठकर अलायंस कर लेंगे। आज इथोपिया उठे बोला मैं फिजी के साथ अलायंस करने जा रहा हूँ। आज इंडिया उठे और बोला मैं मेडागास्कर के साथ अलायंस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली इंडिया किसी के साथ अलायंस में नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। हम सर किसी के साथ अलायंस में नहीं रहते, हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किए हुए हैं। ये क्या है इसको हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, सॉरी समझेंगे। आज सिर्फ हम लोग अलायंस समझेंगे। तो अलायंस इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर पहला जो स्टेप उसमें होता है वो होता है रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट। दो या दो से अधिक देश एक जगह बैठते हैं और बोलते हैं कि हम लोग रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट बोलेंगे कि हम लोग अलायंस में जा रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, दो या दो से अधिक देश जब अलायंस में जाएंगे, मैंने एग्जांपल ए और बी को लिया, तो जो ए और बी हैं अलायंस करेंगे तो पहला जो कदम वो उठाएंगे वो रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट करेंगे। ये जो रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट होगा सर, ये जो रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट होगा ये कॉमन वैल्यू पर आधारित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमन वैल्यू पर आधारित होगा। ये कॉमन वैल्यू क्या होगी? ये कॉमन वैल्यू हो सकती है दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू, रिलीजियन वैल्यू। फिर से समझिए, रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट दो देशों के बीच होगा तो वह अलायंस के लिए जा रहे हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं उठेगा तो दूसरे देश के साथ अलायंस कर दे, उनके बीच कुछ कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। ये कॉमन वैल्यू पॉलिटिकल वैल्यू हो सकता है, इकोनॉमिकल वैल्यू हो सकता है, रिलीजियस वैल्यू हो सकता है। पॉलिटिकल वैल्यू मतलब समझिए, अगर दो देश हैं बोलेंगे कि हम लोग अलायंस करेंगे, तो ये अलायंस करेंगे तो ये क्यों अलायंस किया जा रहा है? क्योंकि इनके पास एक कॉमन वैल्यू है। कॉमन वैल्यू क्या है? मैंने बोला कि पॉलिटिकल कॉमन वैल्यू हो सकता है, यानी दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकते हैं, लोकतांत्रिक देश दोनों हो सकते हैं, दोनों देश कम्युनिस्ट कंट्री हो सकते हैं, दोनों देश रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक वैल्यू है सर। अब नाटो को मैंने शुरू में एग्जांपल दिया। नाटो में क्या है? नाटो में आप मोस्ट ऑफ द कंट्री देखिए, सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। मोस्ट ऑफ द क्या, सारे हैं, सारे हैं ना सर। तो वो एग्रीमेंट किए हुए हैं रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट, तो वो अलायंस में है। उन्होंने पहले रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट किया होगा। वो क्यों एग्रीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कॉमन वैल्यू, वो कॉमन वैल्यू क्या है? जो उनका पॉलिटिकल वैल्यू है वो सेम है। मैंने फिर बताया कि अलायंस ऐसे देश के साथ नहीं कर सकते जिसके आपके साथ कॉमन वैल्यू ही मैच ना करे। इंडिया अब अफगानिस्तान के साथ कॉमन वैल्यू करने, सॉरी अलायंस करेगा? हम डेमोक्रेटिक कंट्री और वहाँ
तालिबान का रूल, रिजिम में बहुत अंतर है सर। दूसरा, इकोनॉमिकल वैल्यू भी सेम हो। अगर पॉलिटिकल वैल्यू सेम नहीं हो तो इकोनॉमिकल वैल्यू सेम हो तो चल सकता है। कहने का मतलब कि दोनों देश करेंगे क्या, ओपन इकोनॉमी को बढ़ावा दें या क्लोज्ड इकोनॉमी को, समझ गए? यानी ओपन इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमिक मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मतलब ये देश है, ये ओपन इकोनॉमी को बढ़ावा दें, यानी दुनिया का कोई भी देश आकर उस देश में व्यापार कर सकता है, ओपन इकोनॉमी। तो अगर दोनों देश या दो से अधिक देश अलायंस करने जा रहे हैं तो उनके पास कॉमन वैल्यू होगा पॉलिटिकल वैल्यू। अगर ये पॉलिटिकल वैल्यू मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो इकोनॉमिकल वैल्यू को देखेंगे कि हाँ भाई आप भी ओपन इकोनॉमी को दे रहे हैं, हम भी ओपन इकोनॉमी को, या आप क्लोज्ड इकोनॉमी को तो हम भी क्लोज्ड इकोनॉमी को। तो ये कॉमन वैल्यू मिल रहा है ना सर, कॉमन वैल्यू मिलेगा तभी वो अलायंस के लिए जाएंगे। और अलायंस जाएंगे तो पहला स्टेप क्या करेंगे, रिटेन फॉर्मर एग्रीमेंट, ये स्टेप है। कॉमन वैल्यू स्टेप नहीं है सर, ये कॉमन वैल्यू क्राइटेरिया है कि आप ये कॉमन वैल्यू मिलेगा तो आप अलायंस के लिए जाएंगे, और जब अलायंस के लिए जाएंगे तो आपके पास रिटेन फॉर्मर एग्रीमेंट होगा, पहला स्टेप। दूसरा, आपने इकोनॉमिकल वैल्यू दिया। अगर सर दो देश अलायंस करना चाहते हैं, उनका जो कॉमन वैल्यू है पहला पॉलिटिकल वैल्यू वो मैच नहीं कर रहा है, इकोनॉमिकल वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, तो तीसरा क्या हो सकता है, रिलीजियस वैल्यू मैच कर सकता है। कहने का मतलब कंट्री ए और बी है, एग्जाम्पल से दो। अगर कंट्री ए में एक ऐसा धर्म जो वहां से ही ओरिजिन हुआ और कंट्री बी में फैला, कंट्री बी में फैला, तो ये क्या है, रिलीजियस कॉमन वैल्यू है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, सऊदी अरब डेमोक्रेटिक रिजीम में यकीन करता है, नहीं करता है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक है, कहने के लिए डेमोक्रेटिक है, कहने के लिए डेमोक्रेटिक है, समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों शब्द को प्रयोग कर रहा हूं, कहने के लिए डेमोक्रेटिक है, फिर भी डेमोक्रेटिक मानता है, ठीक है, मान लेते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सर सऊदी अरब डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, फिर भी वो चाहे तो अलायंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डेमोक्रेटिक वैल्यू जो मैच नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, इकोनॉमिकल वैल्यू मैच कर सकता है, क्योंकि दोनों ओपन इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। अगर ये भी मैच नहीं करता तो रिलीजियस वैल्यू मैच कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब से, मक्का से इस्लाम ओरिजिन हुआ, पाकिस्तान में स्प्रेड हुआ, समझ गए? तो दो कंट्री अलायंस में जाएंगे तो पहला कदम ये होगा कि दोनों देश या दो या अधिक देश बैठेंगे और रिटेन फॉर्मर एग्रीमेंट करेंगे, और रिटेन फॉर्मर एग्रीमेंट जब होगा तो ये कॉमन वैल्यू पर आधारित होगा। ये पॉलिटिकल वैल्यू हो सकता है, इकोनॉमिकल वैल्यू हो सकता है और रिलीजियस वैल्यू हो सकता है। स्टेप 2, एक कंट्री होगा वह दो या दो से अधिक कंट्री को अप्रोच करेगा, प्रपोज करेगा कि आप मेरे साथ अलायंस कीजिए। नाटो में अमेरिका ने अप्रोच किया, प्रपोज किया और कंट्री को, आप हमारे साथ अलायंस कीजिए। स्टेप 2 में यही होता है। अरे कोई एक देश होगा तभी ना दूसरे को बोलेगा कि आप मेरे साथ अलायंस कीजिए, ठीक? तो दूसरा कंट्री को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, प्रपोज करेगा कि आप मेरे साथ अलायंस कीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा ए और बी को, एग्जाम्पल से समझिए। ए और बी दो देश हैं, दोनों अलायंस में जाना चाहते हैं। पहला कदम रिटेन फॉर्मर एग्रीमेंट, ये आधारित होगा कॉमन वैल्यू पर, पॉलिटिकल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू और आपका रिलीजियस वैल्यू। इसके बाद अगर ये मैच हुआ तो दूसरा कदम होगा कि एक तो प्रपोज करेगा दूसरे को ना कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट कीजिए, रिटेन फॉर्मर एग्रीमेंट कीजिए। अब जब ये चीज़ें होंगी तो जो कंट्री ने प्रपोज किया है उसको दूसरे कंट्री के मार्केट में एक्सेस मिलेगा। मतलब मैं आपके देश के अंदर व्यापार करूंगा, ठीक, और दूसरा कंट्री को क्या मिलेगा, जो प्रपोज को एक्सेप्ट कर रहा है अलायंस में, उसको मिलेगा कि जिसने प्रपोज किया वो बोलेगा कि आप कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट या किसी वार में होंगे, हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे। अलायंस का सर यही मेन कारण है, मिलिट्री सपोर्ट। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, हम किसी के साथ अलायंस नहीं करते हैं। एज ए इंडियन है, भारत किसी के साथ अलायंस में नहीं है सर, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं। इसमें मतलब कि हम सक्षम है अब अपनी सुरक्षा करने के लिए, इसलिए हम अलायंस में नहीं जाते, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं। चाहे फ्रांस हो, जापान हो, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अलायंस में एक कंट्री, दो कंट्री एग्रीमेंट करेंगे, रिटेन फॉर्मर एग्रीमेंट, वो इसलिए कर रहे हैं कि एक जो कंट्री है उसको डर है कि मैं अगर किसी वार कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज रहूंगा तो मेरे पास इतना मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उस लड़ सकूं। अमेरिका इसी चीज को पकड़ा सर, और इसने नाटो बनाया, काउंटर किसको करने के लिए, यूएसएसआर के लिए, उस समय यूएसएसआर, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज
जो आपको समझना है वो क्या है। तीसरी जो चीज समझना है वह छोटा चीज है। इसे बेनिफिशियल क्या होगा दोनों कंट्री को? सिंपल है, म्यूचुअल बेनिफिशियल, दोनों को लाभ। अलायंस में दो या दो से देश अलायंस कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप होता है वह रिटेन फॉर्मन एग्रीमेंट होगा। अलायंस में ये जो रिटेन फॉर्मन एग्रीमेंट होगा वह आधारित होगा कॉमन वैल्यू पर, और ये जो कॉमन वैल्यू होगा वो पॉलिटिकल वैल्यू हो सकता है, रिलीजियस वैल्यू हो सकता है, इकोनॉमिकल वैल्यू हो सकता है। तीसरा स्टेप होगा एक कंट्री दूसरे कंट्री को प्रपोज करेगा अलायंस के लिए, करेगा जो उसको इसलिए करेगा क्योंकि उस कंट्री के अंदर उसके मार्केट में एक्सेस चाहिए व्यापार के लिए, और कंट्री जो एक्सेप्ट करेगा अलायंस वो इसलिए करेगा कि उसको अपने अंदर ये फीलिंग है कि हम इतना मिलिट्री स्ट्रांग नहीं है कि अगर हम कहीं इंगेज हो गए वार में तो हमको खतरा हो सकता है, तो इसलिए इसको साथ लेना जरूरी होगा। इसलिए अलायंस ये चीज होती है सर, रिटेन फॉर्मर एग्रीमेंट बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू, रिलीजियन वैल्यू। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो होगा म्यूचुअल बेनिफिशियल होगा, और दूसरी में प्रपोज करेगा दूसरे को जिसको उसको मार्केट में एक्सेस मिलेगा, और वो आएगा उसको सपोर्ट करेगा जब वो इंगेज होगा किसी वार में। तो आप समझ गए, जब भी अलायंस आप पढ़िएगा तो एक दिमाग में रखिएगा ये रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट होता है बेस्ड अपॉन कॉमन वैल्यू। हवाई में बातें नहीं की जा सकती है। धन्यवाद।